चलो, तो आज से भाई इतिहास की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और थोड़ा एक अप्रोच बना के चलते कि इतिहास को हम किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतिहास का हम पहला जो हिस्सा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? थोड़ा चेक करते रहेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। ठीक, इतिहास, ठीक है। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास का जनक है भाई साहब हेरोडोटस, ठीक है। ये जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास का मतलब होता क्या है? इतिहास का मतलब क्या होता है दोस्तों? अतीत का अध्ययन। क्या होता है? अतीत का अध्ययन, ठीक है। हमारे पूर्वजों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम इतिहास में जानते हैं। अतीत का अध्ययन, ठीक है। अतीत का अध्ययन का मतलब ही इतिहास होता है। अब इतिहास की 2-3 शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस समझे आप। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, एक पढ़ते हैं मध्यकालीन, प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास के इन 3 हिस्सों पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब भाई ऐसा तो जो डेट वगैरह होंगी इधर प्राचीन इतिहास की, इनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। परीक्षा में वो आएगा नहीं, लेकिन मोटा मोटा एक आइडियल बनाने के लिए, एक अप्रोच बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है। बाकी याद नहीं करना इस चीज़ को। प्राचीन इतिहास का जो हम समय देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, तो 20 लाख से लेकर के 20 लाख BC से लगभग हम 1200 AD तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? 20 लाख BC से, यानी कि पाषाण काल से। और कब तक? 1200, जब तक मुस्लिम आक्रमणकारी भारत नहीं आते उससे पहले का जो इतिहास हम पढ़ते वो प्राचीन इतिहास में ही पढ़ते, ठीक है ना। 1200 से लेकर के 1200 ईस्वी यानी कि AD से लेकर के 1750, मोटा मोटा आइडिया है कि 1200 से लेकर के 1750 तक हम क्या करेंगे? मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो आधुनिक इतिहास है इसका अध्ययन हम 1750 से लेकर के कब तक? लगभग 1858। कब तक करेंगे? 1800, ये 1750 नहीं, यहाँ कितना पढ़ेंगे हम? औरंगजेब तक पढ़ेंगे ना यहाँ पे। हाँ, तो 1707 लगा लो लगभग, ठीक है। 1707। उसके बाद हम आधुनिक इतिहास पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इतिहास में ये चीज़ें आती रहेंगी बार बार। जैसे कि एक होता है BC, क्या होता है? और एक शब्द आता है AD। ये टर्मिनोलॉजी है, ये बार बार इतिहास में आएंगी, तो इनको ऐसा है कि पहले ही समझ लो। तो BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पूर्व का जो टाइम होता है ना, उसको BC कहते हैं। हमारा जो ये जो सन स्टार्ट हुआ है 0, हम उसे मानते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो वहाँ से हम 0 स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ठीक है। तब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहीं से शुरुआत हुई इस सन की। ईसा मसीह से पहले का जो टाइम है उसे कहते हैं BC, ईसा मसीह से पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और AD का मतलब होता है ईसा मसीह के बाद का जो समय है, ईस्वी, तो उसे कहते हैं AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना, फुल फॉर्म यही है इसकी। तो ईसा मसीह से पहले का समय क्या होता है? BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय उसे हम ईस्वी कहते हैं या AD कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, बेसिक बेसिक बातें हैं, इतिहास में आएंगी बार बार, ठीक है।
तो समझ गए बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। अब इतिहास को जब पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, कहीं का भी इतिहास पढ़े, हम किसी स्टेट का इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी राज्य का पढ़ रहे हैं, या किसी विश्व का पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को जानने के लिए कुछ चीज़ें कॉमन होंगी हमेशा। इतिहास जो है इसे जानने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। इतिहास के बारे में हम कैसे पता कर पाएंगे, हमारे पास क्या सोर्सेस होंगे ऐसे जिससे हम पहले के इतिहास के बारे में हम जान सकें। तो इतिहास में कुछ चीज़ें कॉमन होती है सोर्स के तौर पे, यानी कि स्रोत के तौर पे हमारे पास क्या होगी, कुछ चीज़ें हमेशा रहेंगी। स्रोत ये मध्यकालीन इतिहास में भी रहेगा, आधुनिक में भी रहेगा और प्राचीन इतिहास में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हर जगह आएंगी आपके पास। तो इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हमें दो प्रकार के स्रोत हमारे पास होते हैं। एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। और एक होता है हमारी, यदि कोई किताब लिखी है किसी ने कि उसके हिसाब से हम किसी इतिहास के बारे में पता कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो उसी टाइम पूछ लिया करो। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कितने स्रोत होते हैं? दो। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है यदि कोई किताब लिखी गई उस काल में तो वो होता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है जो भौतिक अवशेष बचे हुए होते हैं उस काल के, जो भौतिक अवशेष बचे हुए होते हैं। भौतिक अवशेष का मतलब माना कि कोई मिट्टी का टीला है, बहुत पहले से वो मिट्टी का ढेर बना हुआ है और हमने उस पर खुदाई करी और उसके अंदर से हमें क्या प्राप्त हो रहे हों, जैसे मृदभांड प्राप्त हो रहे हों, बर्तन प्राप्त हो रहे हों या कोई मकान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हों, तो ये सारे किस में भौतिक अवशेष तो हैं, वो शेष बचे हुए चीज़ें। तो पुरातात्विक साक्ष्यों का मतलब होता है भौतिक अवशेष। अवशेष क्या होता है? भौतिक अवशेष। ठीक है ना। तो इतिहास में किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हमेशा होती है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पूरे इतिहास में ये काम आएगा आपका। ठीक है ना। तो इतिहास को हमने कितने कालखंडों में बांटा? हेरोडोटस साहब ने 3, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास। तो ये ध्यान रखना आपने मोटा मोटा, ठीक है ना, सन थोड़ा थोड़ा, बाकी आता रहेगा यहाँ से, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। बाकी आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, नोट करते रहना भाई। ठीक है। यहाँ पे मैं नोट्स नहीं लिखाऊंगा, नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि नोट्स लिखाने में समय ज़्यादा लगेगा फिर। ठीक है। नोट समझ लेना अच्छी तरीके से और इसी तरीके से उतारते रहना यहाँ से। ठीक है ना, नोट डाउन करते रहो। ठीक है। इतिहास को दूसरे तरीके से अगर हम विभाजित करते हैं तो ये टर्म आपने सुना होगा, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या सुना होगा? प्राग ऐतिहासिक काल। एक काल होता है आधे ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं हम, एक एक करके समझ लेंगे हम। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे, इस समय क्या होगा, इंसान पत्थरों का यूज करता था। पाषाण काल, प्राग का मतलब होता है पत्थर। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है, वो कालखंड है जिसके बारे में हमें क्या होगा, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के थ्रू हम इसका अध्ययन कर पाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि इस समय जो है व्यक्ति ना तो पढ़ा लिखा था, ना इस समय किसी लिपि का विकास हुआ था। तो हमारे पास इतिहास को जानने के लिए एक ही माध्यम रहेगा, कौन सा? पुरातत्व, है ना। कि उस टाइम के औजार मिलेंगे या उस टाइम का कोई मकान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो पुरातात्विक आधार पर जिस इतिहास का हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? ठीक है। तो इसका जो अध्ययन कर पाएंगे किसके थ्रू कर पाएंगे हम? पुरातत्व। ठीक है। पुरातत्व के ही हिसाब से हम इसके बारे में जान पाएंगे। अब आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस समय लिपि तो थी, इस समय लिपि थी, इस समय लिपि भी थी, यानी कि इन्होंने लिखना जान लिया था। इन लोगों ने, जो आदि ऐतिहासिक काल के लोग थे, इनके अपनी लिपि थी, लेकिन आज तक इस लिपि के बारे में हम नहीं पढ़ पाए।
ठीक है ना। अब साथ साथ हमने कहा कि हर इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत होंगे हमेशा, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक। लेकिन जहाँ पे लिपि नहीं वहाँ पे साहित्य तो होगा नहीं। तो हर इतिहास में कहीं ना कहीं पुरातत्व तो हर इतिहास में होगा। क्या होगा? जैसे आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो गांधी जी का चरखा भी आज किसी संग्रहालय म्यूजियम में संभाला हुआ है ना। तो वो एक पुरातात्विक साक्ष्य है अभी भी। तो हर इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व तो हर जगह होगा। इसके आधार हम प्रत्येक इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका अध्ययन केवल और केवल किसे करेंगे? पुरातात्विक साक्ष्यों से। आद्य ऐतिहासिक काल भी लगभग सेम हो गया क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई और केवल पुरातत्व के हिसाब से हम इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है। अब ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? ऐसा इतिहास, ऐसा कालखंड इतिहास का जिसके लिए हमारे पास लिखित स्रोत भी हैं। क्या है? लिखित स्रोत भी हैं और उनको हम पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है। और साथ साथ पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे मैंने कहा गांधी जी का जो चरखा है आज भी म्यूजियम में संरक्षित है। ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास दोनों चीज़ें काम आएंगी। ठीक है। तो इसे कहते हैं ऐतिहासिक कालखंड, जिसकी स्रोत क्या क्या होंगे? लिखित भी और पुरातात्विक। तो इतिहास को भाई इस तरीके से देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे जी? जिस इतिहास के कालखंड को हम पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से समझ पाते हैं। समझ रहे हो? पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? भौतिक अवशेष। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसका उदाहरण होता है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। क्या होता है? हड़प्पा काल या हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि थी लेकिन उसको आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाए। तो उनका अध्ययन हम केवल और केवल पुरातत्व के इससे कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो ये कालखंड का विभाजन इस प्रकार से हुआ है। अब इतिहास में कुछ चीज़ें आप कॉमन रखेंगे भाई साहब। ठीक है। आपको बहुत आसानी होगी इतिहास को पढ़ने में, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर। ठीक है। तो नोट कर लिया साहब? नहीं क्या तो स्क्रीनशॉट ले लेना घर में जाके। ठीक है। अब माना कि इतिहास में हम कोई भी काल पढ़ते हैं, कोई भी वंश पढ़ते हैं, कोई, ठीक है, माना कि हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं या गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। माना कि हमने क्या पढ़ा? अब हो सकता है वो खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हम तुगलक वंश पढ़ रहे हैं, कोई भी वंश पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें पढ़ते एक वंश में कॉमन रहेगी, वो इतिहास को पढ़ने में आपको क्या करेगा? मदद करेगा साहब। ठीक है ना। अब ये चीज़ें ध्यान रखें। माना कि मैं गुप्त वंश पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी राजनीतिक दशा पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी? राजनीतिक या राजनैतिक दशा पढ़नी होगी। ठीक है ना। उस समय की राजनीतिक दशा क्या थी, स्थिति क्या थी, उस चीज़ को पढ़ना होगा। सब जगह लागू होगी ये बात और इतिहास को आसान कर देगा और ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? राजनीतिक दशा में क्या क्या पढ़ेंगे? राजनीति में क्या आता है? एक होता है, आप मैप देखते होंगे, तो एक होता है राजनीतिक मैप और एक होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक में क्या होता है कि नदी दिखाई होती है, पर्वत दिखाई, भौतिक चीज़ें दिखाई रहती मतलब। और राजनीतिक में किसी देश की सीमा को दिखाया रहता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले तो राजाओं के नाम होंगे। क्या होंगे? वंशावली कह सकते हैं। ठीक है। हर वंश में लागू होगी ये। ठीक है ना। तो राजाओं की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, हर राजा चाहेगा कि मेरा राज्य बड़ा हो, तो साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम इसके। ठीक है। मैंने कहा राजनीतिक मैप में क्या दिखाते हैं? किसी देश को दिखाते हैं या जिला हो तो जिलों को हम दिखाते हैं। तो इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पे? साम्राज्य विस्तार। राजनीतिक दशा में क्या क्या देखेंगे? वंशावली, कौन कौन राजा थे इसमें। गुप्त वंश में माना कि श्रीगुप्त था। ठीक है ना, संस्थापक। उसके बाद जो भी आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजाओं की वंशावली, राजाओं का विस्तार। अब विस्तार कैसे कर पाएगा राजा? कोई नीति अपनाएगा, या तो युद्ध करेगा या पड़ोसी राज्य से वैवाहिक नीति अपनाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जितने भी युद्ध होंगे इनको पढ़ेंगे अब इसमें, राजनीति में। तो आपके पास आयाम खुल रहे हैं ना, एक डायमेंशन खुल रहे हैं अपने आप कि हमें पढ़ना क्या क्या है इतिहास में। ठीक है। साथ ही साथ हमें किसी भी वंश का प्रशासन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा?
तो यहाँ से राजाओं के नाम पढ़ लिए। हमें पढ़ना क्या क्या, राजाओं के नाम पढ़ना है, साम्राज्य विस्तार, युद्ध पढ़ने, कौन क्या क्या युद्ध हुए, और प्रशासन के बारे में पढ़ना है। दूसरा चीज़ कि हमें किसी भी वंश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्थिक स्थिति। समझ रहे हो बात? अब आर्थिक स्थिति में क्या पढ़ना है भाई साहब? ठीक है, उस समय का जो कृषि है, ये भी अर्थव्यवस्था का एक भाग होता है, कृषि है ना। कृषि करेंगे तो इसका व्यापार भी करेंगे आप लोग। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। व्यापार से आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, ठीक है ना, जिसके लिए तुम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? कृषि पढ़ेंगे, व्यापार पढ़ेंगे, मुद्रा पढ़ेंगे, मुद्राएं, और अन्य जो भी चीज़ें आएंगी इसके अंतर्गत, ठीक है ना। सिक्के पढ़ेंगे, मुद्राएं, सिक्के एक ही चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तीसरा चीज़ आता है कि सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय की। क्या है? सामाजिक स्थिति। भाई ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बड़े एग्जाम तक भी काम आएगा ये, ठीक है ना। छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक जो भी आप देंगे उसमें सारी जगह काम आएगा। ये मेंस में लिखने के काम भी आएगा, लास्ट में कोई लिखना चाहेगा अगर तो वहाँ पे भी काम आएगा। वनडे एग्जाम को भी लेकर के और बड़े एग्जाम तक हर जगह ही काम आएगा, ठीक है। सामाजिक स्थिति में हम क्या पढ़ेंगे भाई? उस समय की क्या स्थिति समाज में, क्या समाज जो है वहाँ पे दास प्रथा पाई जाती थी, ठीक है, क्या वहाँ पर वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। वहाँ कोई पारिवारिक संस्कार हो, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे? सामाजिक स्थिति के अंतर्गत। समझ रहे हो बात? और बाकी लास्ट पार्ट आता है संस्कृति। उस समय की क्या संस्कृति रही होगी, ठीक है। तो उस समय की संस्कृति, तो संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं भाई? संस्कृति में एक चीज़ आती है कला। क्या आता है? अब जैसे हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उस समय हम पढ़ते हैं जहांगीर के टाइम पे चित्रकला पढ़ते हैं, ठीक है। तो कला में 3-4 प्रकार की कलाएं आती। एक तो होती है चित्रकला। क्या होता है? चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला, ठीक है ना। ये 4 कला आपको ध्यान रखनी है। स्थापत्य कला में जैसे मंदिर बना दे किसी ने, कोई मस्जिद बना दे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। वो संस्कृत के भाग ही होते हैं। जैसे कोई धर्म हो गया, साहित्य हो गया, उस समय का जो साहित्य लिखा गया वो भी संस्कृति का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, अब स्टार्ट इसके बाद होगा वैसे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रत्येक वंश में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये आसानी पैदा करेंगे आपको, ठीक है ना। राजनीतिक दशा में क्या क्या पढ़ना है? आर्थिक स्थिति में क्या क्या पढ़ना है? सामाजिक स्थिति क्या पढ़ना है? और संस्कृति। इस इतने के भीतर ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इसके भीतर ही रहते हैं सारे क्वेश्चन छिपे हुए। तो ये चीज़ें पहले इस चीज़ को नोट कर लिया सबने, तो नोट भी करना है साथ साथ, ठीक है ना। ये है, चलो आधा मिनट का समय है, तब तक नोट कर लो फटाफट। तो राजनीतिक दशा में किसी भी राज्य की वंशावली को पढ़ेंगे, साम्राज्य विस्तार को पढ़ेंगे, उन्होंने जो युद्ध किए उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्रशासन को हम पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति में कृषि, व्यापार, मुद्राएं, ठीक है ना। ये संस्कृति अलग पार्ट है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये अलग है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिक्के पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, यहाँ पे एक परिवहन भी जोड़ दीजिएगा। अर्थव्यवस्था में आपके पास जब क्या होगा, माना कि आपने कृषि करी और उत्पादन हो गया, सरप्लस उत्पादन, अधिशेष उत्पादन कहते हैं उसे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप बेचने के लिए ले जाओगे, तो उसके लिए आपको परिवहन की सुविधा भी चाहिए। तो परिवहन भी अर्थव्यवस्था के ही भाग होता है। सामाजिक स्थिति में क्या उस समय दास प्रथा थी, क्या उस समय जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति में सुधार था या महिलाओं की स्थिति थोड़ा पिछड़ी हुई थी, और पारिवारिक कोई संस्कार है तो उससे बारे में पढ़ेंगे हम। और कला में या संस्कृति में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। इसमें संस्कृति का हिस्सा होता है, जैसे हम
कोई लोक नृत्य है, जैसे हमारे उत्तराखंड में जौनसारी या गढ़वाली, ठीक है, जो भी नृत्य होते हैं, तो इसमें नृत्य भी आ जाएगा और साथ साथ संगीत भी आ जाएगा। तो यहीं से सारे आयाम खुल जाएंगे आपके कि क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, इनके भीतर ये छुपे हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक हिस्ट्री को पढ़ने का एक अप्रोच है ये कि हमें हिस्ट्री पढ़नी कैसे है, समझ रहे हो आप बात, ये है बात। तो आज हम थोड़ा सा इतिहास को पढ़ रहे हैं, समय भी है पर्याप्त, है ना, हाल फिल तो पर्याप्त समय ही है। तो ऐसा करते हैं कि शुरू से ही पढ़ के चलते हैं, जहाँ से इतिहास का प्रारंभ होता है। जब किसी विषय को पढ़ते हैं एक बार, तो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लो, ताकि दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है सर। तो सभी महान भाव ने लिख दिया होगा मुझे, हाँ अच्छा, हाँ ये भी है, पर यहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा सही है ना। तो भाई आज हम स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, पाषाण काल, ठीक है ना, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो लिख दिया है साहब सुमन जी, ठीक है, गोपाल बाबू लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अजय प्रसाद जी, ठीक है, मानिंद्र भाई लिख दिए। तो हम मिठा देते हैं भाई साहब अब, ठीक है। तो ये है, तो आज हेडिंग डालेंगे आप पाषाण काल, और मैं सिर्फ लिखाऊंगा इतना ही, मैं यहाँ पे बोल्ड पे समझाऊंगा पर्याप्त, और तुम्हें मुझे लगता है कि याद करने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। साथ साथ में नोट्स भी ठीक है, यही अगर छोटे नोट्स शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो पाषाण काल की शुरुआत करते हैं भाई साहब आज। पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे साहब? ज़रूरी नहीं है कि हमें अंग्रेजी में पढ़े, ठीक है ना, फिर भी लिख देते हैं स्टोन एज, ठीक है, पाषाण काल। तो इसका जो काल है, समय, ड्यूरेशन है, तो ये लिखेंगे आप 20 लाख से लेकर के 20 लाख से 2000 BC तक। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता आएगा, हालांकि 2400 कुछ से 1700 कुछ दिखाया गया है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको वही आंसर करना है। हाल फिलहाल यहाँ पे मोटा मोटा हम टाइम लिख रहे हैं, ठीक है ना। 20 लाख से लेकर के 2000 BC, यानी कि ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, अभी एक सन नहीं हुआ शुरू, अभी उससे पहले की बात चल रही है, ठीक है अजय प्रसाद, ठीक है साहब। तो पाषाण काल, इसमें भी 3 कालखंड हैं भाई साहब। कितने कालखंड हैं? 3 कालखंड है। एक तो है पुरा पाषाण काल, क्या है? पुरा पाषाण काल। एक है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तो इन 3 कालखंडों के बारे में पाषाण काल में हमें पढ़ना है। और एक आता है लास्ट में ताम्र पाषाण काल, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हाल फिल इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पाषाणकालीन जो अनुसंधान कार्य शुरू किया वो अंग्रेजों ने किया था भाई साहब। किसने किया? अंग्रेज। तो अंग्रेजों में एक अंग्रेज था, लगभग 1863 की बात है। कब की बात है? 1863। तो 1863 में एक ब्रूस फूट करके एक व्यक्ति था। क्या था? ब्रूस फूट। पहली बार पाषाणकालीन अनुसंधान यानी कि खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। पूरा नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, पल्लावरम। क्या पड़ती है? पल्लावरम। यहाँ पे एक कंकाल पाया था, आदि मानव का कंकाल इन्होंने खोजा था। तो पाषाणकालीन जो पहली जो खोज है, अनुसंधान है, वो क्या है? पल्लावरम में खोजा गया एक मानव कंकाल, ठीक है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे इनको नोट करते रहना साथ में, ठीक है ना। तो भारत में पाषाणकालीन जो अनुसंधान की शुरुआत करी किसने करी?
रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और इससे पहले भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ASI कहते हैं उसे अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और कनिंघम ने की है। किसने की? कनिंघम। इसीलिए मतलब इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको। ASI का मतलब क्या होता है? भारत में जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है ना, ये माना कि हड़प्पा के हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए या हमें नवपाषाण पाषाण कालीन को साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इनको संरक्षित कहाँ पे करेंगे? एक जगह पर करेंगे। तो उसके लिए एक विभाग बनाया गया, उसे कहते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पुरातात्विक जो अवशेष थे, जो साक्ष्य थे, उनको संरक्षित करने के लिए एक विभाग बनाया गया, उसका नाम क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? इसीलिए भारत में पुरातत्व के जनक कहलाते हैं कनिंघम। कौन है भारत में पुरातत्व के जनक? कौन है भाई? कनिंघम है। तो मुझे लग रहा है गर्म तो हो ही रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा, है ना? हाँ महंगा, थोड़ा भी नहीं, कर देते हैं थोड़ा स्टार्ट। ठीक है भाई। तो भारत में पुरातत्व को जनक किसे कहते हैं? कनिंघम को कहते हैं। ठीक है। पाषाणकालीन जो सबसे पहले जो अनुसंधान कार्य किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे भाई साहब पूरा पाषाण काल। क्या डालेंगे? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण के बारे में हम पढ़ के चलते हैं। थोड़ा एक चीज़ हम इसमें जान लेते हैं, हेडिंग डालते ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे कैसे इसमें। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो एज, राजनीतिक दशा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। तो पाषाण काल में भी कुछ हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा राजनीतिक का तो कोई ज़्यादा अस्तित्व तो है नहीं, तो इसमें हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे कि इस समय के लोगों की जो जीवन शैली होगी वो कैसी होगी। ठीक है। पसीना तो हो रहे हैं बाबू। तो इस समय इनका एक पढ़ेंगे हम भौगोलिक विस्तार। क्या पढ़ेंगे? कि कहाँ कहाँ से हमें जो है साक्ष्य मिले उस समय के मनुष्य के। ठीक है ना, भौगोलिक विस्तार। दूसरा हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जीवन शैली के बारे में या जीवन यापन के बारे में। और तीसरा ये लोग कैसे कैसे उपकरण का प्रयोग करते थे। इन 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। इससे ज़्यादा इसमें जानकारी होती नहीं है पाषाण काल में। ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ठीक है। भौगोलिक विस्तार, इनका जो जीवन यापन था या आजीविका का जो मुख्य साधन था वो कैसा था, अपने जीवन को कैसे चलाते थे, और साथ साथ में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो भाई जब पूरा पाषाण काल आपने हेडिंग डाला है, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, लिख दिया जी, नोट कर दिया। तो इस समय पूरा पाषाण काल में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जब मानव का जो शुरुआती दौर था, आदि मानव के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ते हैं? आदि मानव के बारे में, यानी कि आदि मानव ने अपने जीवन की शुरुआत किस प्रकार से करी। ठीक है। तो इस समय पूरा पाषाण के जो लोग होते होंगे, इस समय मनुष्य का जो जीवन था वो खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश था। कैसा था? इसका मतलब क्या समझे आप? खानाबदोश, पलायन करने वाला। ठीक है, ठीक है, खाना, ठीक है। खानाबदोश का मतलब ये है कि इस समय ना तो कृषि थी,
इनके पास खान पान का एकमात्र स्रोत था। ये तत्कालीन समय के लोग आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट, यानी कि शिकार पर निर्भर रहते थे। ठीक है, रतन जी को हंसी आ रही बहुत। ठीक है, यानी कि प्रकृति पर निर्भर होते थे। कैसे निर्भर होते थे? प्रकृति पर निर्भर होते थे। अब प्रकृति में जो भी प्राकृतिक चीज़ें उस समय उपस्थित होती थी, जैसे कि जानवर होता था, तो जानवर का शिकार करके ये अपने भोजन करते थे। और प्रकृति में जो पेड़ पौधे थे, कंद मूल थे, उन पर निर्भर होते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आँखें तक भी थे सुदामा के जैसे। ठीक, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लोग कैसे थे? खानाबदोश लोग हुआ करते थे। खानाबदोश का मतलब है यानी कि अपने खान पान या भोजन की व्यवस्था के लिए एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। ठीक है, यानी कि कबीलाई जीवन हुआ करता था एक प्रकार से, स्थायी नहीं था। ठीक है, एक शब्द में कहें तो स्थायी नहीं था। तो हम कह सकते कि ये लोग खाद्य संग्राहक हुआ करते होंगे उस टाइम। क्या होते होंगे? खाद्य संग्राहक हुआ करते होंगे। क्या होते हैं? अपने लिए भोजन को इकट्ठा करते थे, पशुओं को मार करके, ठीक है, या पेड़ पौधों से कंदमूल निकाल करके अपने लिए भोजन इकट्ठा करते। ये सिर्फ तत्कालीन समय में उपभोक्ता थे। क्या थे? उपभोक्ता। सिर्फ जो प्रकृति ने जो चीज़ें दी है उनका उपभोग करते थे केवल, और न कि उत्पादन करते थे, क्योंकि कृषि थी नहीं उस टाइम पे। तो ये उत्पादन नहीं करते थे, उत्पादक नहीं थे, बल्कि क्या थे? उपभोक्ता थे और खाद्य संग्राहक थे। और कैसे था इनका जीवन? खानाबदोश था साहब। ठीक है ना, ये मोटी मोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी इसमें। अब पुरापाषाण के भौगोलिक विस्तार के बारे में अगर हम देखें, इन लोगों के जो साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल में हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो आप मैप के थ्रू यहाँ पे समझ लो। ठीक है साहब, इधर पाकिस्तान होगा, अगर गोपाल जी चाह रहे हैं पाकिस्तान भी बना दें। ठीक है, तो ये पाकिस्तान सब मर्ज था उस टाइम पे, इधर जो भी था ये। ठीक है, तो उस समय जो यहाँ के साक्ष्य मिले, पुरापाषाण कालीन लोगों के जो साक्ष्य मिले हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। मनुष्य की प्रवृत्ति रही है पहले से ये कि वो कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे उसके अनुकूल वातावरण होगा। ठीक है, यानी कि मनुष्य को मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? जल, जल ही जीवन है। तो ठीक है, तो मनुष्य प्रारंभ से ही जो है नदी घाटियों के किनारे रहता था। कहाँ रहता था? तो पाकिस्तान में एक नदी घाटी पड़ती है, सोहन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? तो पुरापाषाण की जो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है पहलगांव। क्या पड़ती है? पहलगांव। यहाँ से हमें साक्ष्य मिलती है। पुरापाषाण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यूपी में, वर्तमान की यूपी, तत्कालीन तो नहीं था ये, यूपी की बेलन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी से पुरापाषाण कालीन मानव की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे गुजरात है और इधर है एमपी। क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इधर से आती है नहीं, अमरकंटक। ठीक है, तो नर्मदा नदी घाटी में भी पुरापाषाण कालीन मानव की साक्ष्य प्राप्त हुई। नर्मदा नदी घाटी, और इधर हमें साबरमती नदी घाटी, साबरमती नदी घाटी। यहाँ पे कौन सा स्टेट होगा भाई? कौन सा राज्य है ये? महाराष्ट्र। यहाँ पे ना
ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में एक नदी होती है परवरा नदी। कौन सी नदी? परवरा नदी घाटी। तो आप एक समानता देख रहे होंगे यहाँ पे कि कहीं पर भी अगर मानव के साक्ष्य मिल रहे हैं इस टाइम के, तो कहाँ मिल रहे हैं? नदी घाटी के किनारे। ठीक है ना। पाकिस्तान में कौन सी जगह है? सोहन नदी घाटी। जम्मू कश्मीर में पहलगाम, यूपी में बेलन नदी घाटी, एमपी में नर्मदा नदी घाटी, महाराष्ट्र में परवरा नदी, गुजरात में साबरमती नदी, और साथ साथ पूर्वी इधर भी पाई जाएगी, महानदी घाटी है, नागार्जुन कोंडा इधर आंध्रा में। ठीक है ना। आपका जो सिलेबस है वैसे सिलेबस है सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू, लेकिन एक बार पढ़ रहे हैं तो शुरू से पढ़ लेते हैं, है ना। तो पुरापाषाण कालीन जो लोग होते थे वो कैसे होते थे भाई? खाना दोष होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे कि उपभोक्ता थे या उत्पादक थे? ठीक है ना। और इस समय पुरापाषाण काल के अंतिम समय में आग की खोज भी हो चुकी थी। किस चीज़ की खोज हो चुकी थी? आग की खोज हो चुकी थी। तो आग की खोज पूछी जाए तो कब हुई थी भाई? पुरापाषाण काल में हुई थी। अब आग की खोज जब होगी तो आदि मानव के लिए क्या होगी? थोड़ा सा सुविधा होगी। जो कच्चा मांस खाता था इससे पहले, अब वो क्या खाएगा? पका हुआ भोजन खाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उतार दिया भाई ये? हो गया भाई? तो भारत में पुरातत्व के जनक कौन है? और पाषाणकालीन जो प्रथम अनुसंधान किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस। जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं लास्ट में बता दूंगा तुम्हें कि आएगा क्या क्वेश्चन। ठीक है। प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने के बाद 10 मिनट सिर्फ ये बात होंगी कि क्वेश्चन आएगा क्या इसमें। बाकी समझ की चीज़ें थी समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है। आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। इस पुरापाषाण काल के लोग कैसे थे? खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, उपभोक्ता। इस समय आग की खोज हो चुकी थी और इनका जो भौगोलिक विस्तार था ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? इन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ें आपको मोटी मोटी, ये परीक्षा में वनडे एग्जाम में तो भाई कम चांस है इसके। ठीक है। कहीं अगर थोड़ा बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आएगा ये वाला। ठीक है। ठीक है। निवास स्थान स्थायी जीवन व्यतीत किया। तो आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कर दिया साहब? ठीक है। तो अब इनके जीवन के बारे में पढ़ दिया। कैसा जीवन था? खानाबदोश। ठीक है ना। इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ दिया है। अब उपकरण, कैसे उपकरण यूज करते थे? तो भाई प्रारंभ में मनुष्य की
आरंभ में जो मनुष्य था उसका बौद्धिक विकास कम हुआ था। क्या हुआ था? बौद्धिक विकास। ठीक है। अब इस टाइम का जो उपकरण यूज करते थे वो अपेक्षाकृत मोटे उपकरण, बड़े उपकरण होते थे, साइज में बड़े बड़े उपकरण होते थे वो। ठीक है ना। बाद में जैसे जैसे बौद्धिक विकास हुआ मनुष्य का, वैसे वैसे उसने छोटे छोटे उपकरण का यूज़ कर दिया। ठीक है ना, यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस समय के जो उपकरण थे पुरा पाषाण कालीन, अब पुरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। अब कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल। ये पुरा पाषाण काल की डिवीजन है ये। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? पुरा पाषाण काल को पुनः हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अब इस टाइम के लोग जो उपकरण कैसे यूज करते थे, जब मनुष्य के बौद्धिक विकास बहुत कम हुआ था। ठीक है। जब निम्न पुरा पाषाण काल चल रहा था तो इस टाइम जो मनुष्य था वो बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करता था पशुओं को या जानवरों को मारने के लिए। ठीक है। जैसे हमें पत्थर मिला, नेचुरल पत्थर, उसी को उठा के मार देते थे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर उन्हीं से मार देते। तो इस टाइम के कुछ उपकरण हैं, उनके नाम याद रखने हैं आपको। एक तो हैंड एक्स है, हैंड एक्स। ठीक है ना। दूसरा है चोपर। हैंड एक्स का मतलब कुल्हाड़ी है एक प्रकार से। ठीक है ना, कुल्हाड़ी। हिंदी भी लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख लेना हिंदी। हैंड एक्स का मतलब यहाँ पे कुल्हाड़ी लिख लेना आप। चॉपर का मतलब होता है काटना। क्या होता है? चॉपर, चॉपिंग का मतलब होता है काटना, चॉपिंग या चॉपिंग। ठीक है ना। तो हैंड एक्स, पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल के लोग कैसे हथियार यूज करते थे? हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग। ठीक है ना। और पेबुल। पेबुल ये बड़े एग्जाम में काम आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा। ठीक है, छोटा एग्जाम देंगे तो उनके लिए क्वेश्चन बाद में आ जाएंगे, खुद ही इससे बाहर निकल के आ जाएंगे। तो निम्न पुरा पाषाण काल में हैंड एक्स, चोपर, चॉपिंग, पेबुल, ये उपकरण होते थे उस टाइम पे। ठीक है ना। ये आकार में थोड़ा बड़े होते थे और क्या होते थे, जैसे नेचुरल पत्थर होता था उसी का यूज़ कर लेते थे ये। ठीक है। अब जो मध्य पुरा पाषाण काल में जो उपकरण थे, मध्य पुरा पाषाण काल में जो उपकरण थे इनको क्या क्या नाम दिया गया? एक इस टाइम जैसे ब्लेड होता था, पत्थर को थोड़ा सा आगे से पतला करके, नुकीला करके उसको एक ब्लेड जैसा रूप दे देते थे। ठीक है ना। ब्लेड हो गया। स्क्रैपर हो गया। स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचनी, खुरचनी, जिससे हम जैसे पशुओं को मार दिया है, मांस खाना है तो उनको ऐसे खुरच खुरच कर उनके बाहर की वो छाल निकालना। ठीक है ना। तो उसके लिए स्क्रैपर का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? स्क्रैपर, ब्लेड, स्क्रैपर। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के उपकरण होते थे मध्य पुरा पाषाण में। और नव पुरा पाषाण में होते थे, ये तो थे ही जो पहले चल रहे थे, ब्लेड, स्क्रैपर, साथ में यहाँ पे ब्यूरिन वगैरह आ गया। ब्यूरिन, ब्यूरिन हो गया। ठीक है। ब्लेड, स्क्रैपर यूज हो ही रहे थे पहले से। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, हैंड एक्स, चोपर और पेबुल ये कैसे बनते थे? नेचुरल जो पत्थर होता था, मूल पत्थर, उससे बनते थे क्या? हैंड एक्स, चोपर और पेबुल। और इनका जो निर्माण होता था ये फ्लैग से होता था। किससे होता था? फ्लैग। अब फ्लैग का मतलब क्या हुआ? फ्लैग समझना पड़ेगा, है ना। फ्लैग में हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, फ्लैग की स्टोन होता है। ये क्या होता है? फ्लैग की स्टोन। फ्लैग का मतलब है तो अगर आप पत्थर को आरी से काट देते हो, जैसे पतले पतले हिस्से में उसको काट देते हैं तो नुकीलापन आ जाएगा पत्थर में, तो ऐसे फेंकेंगे तो कट जाएगा किसी का। ठीक है ना। तो फ्लैग का मतलब होता है पतला पत्थर का पतला हिस्सा, समझ रहे हो।
तो उससे जो उपकरण बनते तो उससे बनते थे ब्लेड, स्क्रैपर, समझ रहे हो। और यहाँ पे फ्लैक्स से ही बनता था ये भी, ब्यूरिन भी फ्लैक्स से बनता था, लेकिन साथ साथ यहाँ पे हड्डियों के उपकरण का भी यूज़ करने लगे लोग, अब हड्डियों के उपकरण का भी यूज़ करने लगे थे। नवपुरापाषाण में हड्डियों के उपकरण, फ्लैग के साथ साथ हड्डियों के उपकरण का भी यूज़ करने लगे थे लोग, समझ रहे हो बात को। तो मतलब ये वाला हिस्सा ज़्यादा मेरा नहीं भी करेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन एक बार पढ़ लो, समझ लो क्या था, ठीक है ना। तो ये हो गई पुरापाषाण काल की बात, ठीक है। मनुष्य शिकार पर निर्भर रहता था। ब्यूरिन का मतलब समझाना है ना, हमें पूछ लो क्या दिक्कत है। ब्यूरिन का मतलब ये पतला हथियार ही होता था, ठीक है, और नुकीला कर दिया, इनसे और नुकीला कर दिया उसको, ठीक है। इससे बारीक बारीक पशु पक्षियों को मार सकते थे आप। पहले बड़े बड़े पशुओं को मारते थे, बाद में किसको मार दिए, छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारना था जैसे, तो उनके लिए छोटे हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए इसका प्रयोग किया इन्होंने, समझ रहे हो, ठीक है। इस समय खानाबदोश था पुरापाषाण काल में। मनुष्य का जीवन कैसा था, खानाबदोश, खाद्य संग्राहक था या उपभोक्ता था या उत्पादक था, उपभोग करता था केवल, ठीक है। आग की खोज कब हुई, क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ये है, ठीक है। आग की खोज कब हुई, एक ही क्वेश्चन है यहाँ से बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। आग का खोज हो गई थी, लेकिन बहुतायत रूप से, व्यापक रूप में इसका प्रयोग मध्य पाषाण में हुआ, ठीक है ना। आग की खोज हो गई थी उस टाइम पे, जब उत्तरवर्ती पुरापाषाण काल चल रहा था उस टाइम आग की खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं, इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। इस टाइम के हथियार जो थे, माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। इस टाइम के हथियार को और भी छोटा बनाया गया, क्या बनाया गया, छोटे छोटे जीव जंतु को मारने के लिए छोटे छोटे हथियार का प्रयोग किया जाने लगा। पत्थरों की ही औजार बन रहे हैं अभी भी, किसके बन रहे हैं, पत्थरों। तो इसलिए इस मध्य पाषाण काल को क्या भी कहते हैं, माइक्रोलिथ, क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। अब इस समय की जो विशेषता है, आग की खोज हो चुकी है, तो अब कैसा भोजन करेगा इंसान, पका हुआ या कच्चा भोजन, पका हुआ। उसके जीवन में थोड़ा सा क्या आएगा, जीवन शैली में बदलाव आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, आग की खोज हो चुकी है तो पका हुआ भोजन खा पा रहा है, यहाँ पे पका भोजन खा रहा था ये, ठीक है। साथ साथ पशुपालन के जो हमें साक्ष्य मिले हैं पहले, हालांकि नियमित रूप से यहाँ पे पशुपालन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो प्रथम साक्ष्य मिला हमें पशुपालन का, वो कहाँ से मिला, मध्य पाषाण काल से। पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण काल से, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। अब हमने पढ़ा था इससे पहले कि हम पढ़ेंगे क्या पाषाण काल में, प्रत्येक कालखंड को, उसके भौगोलिक विस्तार, उसके जीवन यापन, उसके उपकरण को। संस्कृति इनकी कुछ विशेष है नहीं वैसे, लेकिन जो होगी हम पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, मध्य पाषाण काल में क्या होगा। सबसे पहले इनके भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, क्या देखते हैं, मैं लिख लूँ सीधे विस्तार, केवल समझ जाएंगे आप, भौगोलिक विस्तार। तो मध्य पाषाण कालीन जो हमें साक्ष्य मिले हैं मानव के, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, फिर से एक बार मैं मैप बनाता हूँ क्योंकि उस पर आसान हो जाता है, ठीक है। भौगोलिक विस्तार है ये, ठीक है। तो भौगोलिक विस्तार में भैया इनका जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ कहाँ से हुआ है, ठीक है, उन चीज़ को जानना है हमें। तो सबसे पहले एक जगह पड़ती है यहाँ पे, यूपी में एक जगह पड़ती है दमदमा, क्या पड़ती है, दमदमा, और एक महदहा, इसका नाम ही थोड़ा अजीब है, महदा, ये कहाँ पड़ते हैं, यूपी में।
दो साक्ष्य हमें यूपी से प्राप्त होते हैं, क्या क्या, दमदमा और महदहा। साथ ही साथ एक दो और भी हैं यहाँ के, सराय नहर, क्या है, सराय नहर, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ ये हमें समझना है। तो दमदमा से भाई यहाँ से हमें हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या हुए हैं, हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे प्राचीनतम हड्डी के साक्ष्य तो हमें कहाँ से प्राप्त हो गए थे, पल्लावरम सबसे पहले पढ़ा था रॉबर्ट ब्रूट फूस ने। तो यहाँ से हमें क्या हुए थे, हड्डियों के उपकरण कहें, औजार कहें, ठीक है ना, या हड्डियों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, इन दोनों जगह से, दमदमा और महदहा। ऐसा पूछा जा सकता कि दमदमा और महदहा से पाषाणकालीन किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो किस काल के हुए थे, मध्य पाषाण काल के, ठीक है ना। दमदमा और महदहा, और साथ ही साथ सराय नहर भी है, ठीक है ना, क्या है, सराय नहर, ठीक है भाई। बड़े एग्जाम वाले के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हो सकता है एसआई में कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाए। एसआई में इंस्पेक्टर यूपी में है, ये तीनों स्थल यूपी के हैं, और जगह भी मिले हैं। अब हम एमपी पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, एमपी यहाँ पे है। तो एमपी में भीमबेटका में, ठीक है ना, वो उसमें पुरापाषाण काल में सबसे पहले जो चित्रकला के हमें साक्ष्य मिले हैं वो पुरापाषाण में ही मिल गए थे हमें। कब मिल गए थे, उसमें पहले वाले मैप में, वो कहीं पर नोट कर लो, पहले वाला मैप बनाया मैंने, तो वहाँ पे भीमबेटका लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना चित्रकला। तो चित्रकला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका, और किस काल में, पुरापाषाण काल में, ठीक है ना, ठीक है। तो चित्रकला के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से, समझ रहे हो आप बात। तो ये पुरापाषाण वाले में लिखना है आपने, समझ रहे हो, किस में लिखना है, ये भीमबेटका वाला, वो पहले लिख रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी उसकी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ लिखा रहा हूँ, हालांकि इस काल में भी भीमबेटका के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसमें लिखना शुरुआत है, गुफाएं भी हैं भीमबेटका में। सबसे पहले पुरापाषाण में मिल गई थी ये भीमबेटका वाला, हाँ, ठीक है ना। दरवाज़ा बंद कर दीजिए सर आप। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे थे, यहाँ पे भी साक्ष्य मिले हैं चित्रकला के, जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले भीमबेटका से, ठीक है। चित्रकला के जो सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए वो किस काल में प्राप्त हुए, भीमबेटका के, तो मध्य पाषाण से। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, पुरापाषाण, ये कहने का मतलब था हमारा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सबसे पहले मध्य पाषाण के पुरापाषाण से, मध्य पाषाण से, अभी अभी बताया था। पशुपालन के जो पहली बार साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए, मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती आदमगढ़, क्या पड़ती है, आदमगढ़, आदमगढ़। तो आदमगढ़ पहली बार भारत में पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए, आदमगढ़ से हुए, समझ रहे हो। एमपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है साहब, भीमबेटका भी एमपी में है। पशुपालन के पहले प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इस समय के मनुष्यों ने, अब जो इनका जीवन है, जीवन यापन, वो अभी भी खाद्य संग्राहक हैं, क्या है, अभी भी कैसे हैं, खाद्य संग्राहक हैं, यानी कि पशुओं पर निर्भर हैं, प्रकृति पर निर्भर है अभी तक उन्हें कृषि की शुरुआत अभी भी नहीं हुई है। तो जीवन यापन में क्या होगा कि वो अभी भी जो है प्रकृति पर निर्भर थे, शिकार पर निर्भर थे, यानी कि वो अभी भी खाना दोषी थे, समझ लो, मध्य पाषाण काल तक भी। साथ ही साथ पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, साक्ष्य प्राप्त हुई, लेकिन नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो नवपाषाण में, ठीक है। यहाँ से अपवाद स्वरूप कुछ साक्ष्य मिले हमें, जैसे आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, मध्य पाषाण काल और आदमगढ़ से,
नियमित रूप से कहाँ से शुरू होगा? नवपाषाण। समझ रहे हो बात को? अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं पुरापाषाण से, एकमात्र क्वेश्चन आग की खोज कब हुई? समूहगा, ठीक है, पुरापाषाण काल। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़। दमदमा से किस काल के साक्ष्य मिलते हैं? तो मध्यपाषाण काल। महदहा से कहाँ के साक्ष्य मिलते हैं? इतने क्वेश्चन है अभी तक, ठीक है ना, इस ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब इस टाइम के लोगों ने अंतिम संस्कार की पद्धति जो शुरू हुई थी वो इसी काल से हुई थी। किस काल से हुई थी? 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। क्या होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत भी कहाँ से हुई? अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई भाई साहब? तो मध्यपाषाण काल से हुई। ये सारी चीज़ें आपको एक समूहगामी में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, अगर आएंगे, सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया गया, सिंधु घाटी से है शुरू तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। तो अंत्येष्टि संस्कार के प्रमाण कहाँ से मिले? और इंसान को तत्कालीन समय में दफनाना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? दफनाना। अब मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार हुआ, दफनाया गया इंसान को। अभी बहुत बड़ा टीलक कब बनेगा? ये नवपाषाण काल तक तो बनेगा ये। जब ये ढेर बन जाएगा एक बहुत बड़ा, तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा? ठीक है ना। तो इतनी सी बात मध्यपाषाण कालीन थी, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो इस टाइम के जो उपकरण थे, उपकरण में सिर्फ इतना है कि इस टाइम के जो उपकरण थे वो कैसे थे? छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। छोटे छोटे उपकरणों के कारण इसे क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। इस समय से ही छोटे छोटे उपकरण और साथ साथ ऐसे उपकरण प्रयोग होने लगे थे जैसे कि फेंक कर जो प्रयोग किए जा सकते थे, जैसे तीर हो गया। तो ये प्रश्न आ सकता है कभी बड़े एग्जाम में भी कि तीर कमान या धनुष तीर, धनुष तीर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये भी मध्यपाषाण काल से हुई थी, ठीक है ना। अर्जुन जी तो बहुत लेट में आए, ठीक है। तो धनुष तीर की शुरुआत कब हुई थी? मध्यपाषाण काल। फेंकने वाले हथियारों का प्रयोग इस काल से होने लग गया था, ठीक है ना। तो इससे मानव के जीवन में आपको क्या लग रहा है? थोड़ा बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ होगा, सुविधा हुई इंसान को कि नहीं? ठीक। तो मध्यपाषाण काल, ये सारी चीज़ें हमने, ठीक है मानेंद्र जी, ठीक। आगे हम नवपाषाण काल की बात करते हैं साहब। क्या है? नवपाषाण काल। तो इस समय मनुष्य जो है, पशुपालन जो यहाँ प्रथम साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ पर नियमित रूप से अब इंसान ने पशु को पालना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पशु को पालना शुरू कर दिया। तो नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण। ये क्वेश्चन आएगा भाई साहब तुम्हारे पास, है ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पशुपालन, नियमित पशुपालन, नियमित पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से शुरू हुआ। अब इसी समय जो है बहुत, नवपाषाण काल को एक नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। अब क्रांति का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, व्यापक बदलाव आता है जब किसी चीज़ में, उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम? क्रांति। किसी भी काल में या, ठीक है, बहुत व्यापक परिवर्तन आ रहा है या बदलाव आ रहा है, उसी को क्या कहेंगे? क्रांति। अब बदलाव क्या आ रहा है? इससे पहले इंसान कैसा था? कच्चा। आग हो चुकी है, खोज हो चुकी है आग की, पका हुआ भोजन खा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक जो है खाना दोषी है, खाद्य संग्राहक है, उपभोग करता है, उत्पादन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कृषि शुरू हो गई। यहाँ से कृषि की शुरुआत हो चुकी है। पशुपालन भी नियमित रूप से होने लग गया। कृषि भी नियमित रूप से कहाँ से शुरू हुई? कृषि की शुरुआत कहेंगे तो यहीं से शुरू हुई। सब कहाँ से हुई शुरू? नवपाषाण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है ना। जो हड़प्पा के लोगों ने कृषि करी, वो कहाँ से सीखी होगी इन्होंने? तो हम आइडिया लगाते, अनुमान लगाते कि इससे पहले का जो काल था वो कौन था, तो यहीं से कहीं ना कहीं उन्होंने सीखी होगी। तो कृषि की शुरुआत किस काल से हुई है? नियमित पशुपालन, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्यपाषाण काल।
आ की खोज दमदमा और महदहा से मध्यपाषाण काल। सराय नहर का संबंध। चित्रकला के सबसे पहले प्रमाण किस काल से मिलते हैं और कहाँ से? भीमबेटका। इतनी सी बात अभी तक जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है ना। तो जो इतनी कहानी पढ़ रहे ना तो क्वेश्चन आराम से बनने चाहिए, है ना। तो धनुष तीर की शुरुआत कहाँ से हुई भैया? नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। कृषि की शुरुआत पशुपालन नियमित रूप से। यहाँ पर सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया उस किससे बनाया गया? कुत्ता, ठीक है ना, जिसको आज लैम्बोर्गिनी में घुमाते हैं लोग, है ना, डॉग। तो नवपाषाण काल में पालतू पशु सबसे पहले किसे बनाया गया? कुत्ता, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे भैया, समझ रहे हो। अब हम नवपाषाण कालीन जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ कहाँ से, भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं हम, मतलब क्या पढ़ रहे हैं? भौगोलिक विस्तार। नवपाषाण कालीन भौगोलिक विस्तार, वो 3 मैप याद रखने हैं आपको, मतलब ठीक है ना। भौगोलिक विस्तार वही इंपॉर्टेंट है। रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस समय जो है सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है बुर्जहोम। क्या पड़ती है? बुर्जहोम। बुर्जहोम और 2 जगह यहाँ पे, एक गुप्त कराल, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2 नवपाषाण कालीन हमें साक्ष्य मिले, बुर्जहोम और गुप्त कराल से, ठीक है ना। अब इस आप आइडिया लगा सकते, जम्मू कश्मीर कैसा एरिया है? ठंडे रीजन वाला क्षेत्र है ना ये। तो यहाँ पे लोग गर्त आवास में रहते थे, भूमि के अंदर खुदाई करके गुफा बना के वहाँ रहते थे ये, ठीक है। तो गर्त आवास के जो हमें पहले बार साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से युगल समाधान मिला। क्या मिला? युगल समाधान। मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था यहाँ पे, कहाँ? बुर्जहोम में, ठीक है। और गर्तावास भी कहाँ पाया गया? अब हो सकता है भाई वो ऐसे मर गए हों, कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी और उस गुफा के अंदर वो कुत्ता था, वो मानव था, वहीं दब गए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। गुप्त कराल। दूसरा कौन सा स्थान था? गुप्त कराल। यहाँ से हड्डियों के साक्ष्य कुछ ऐसे प्राप्त हुए थे। मेन है यहाँ पे बुर्जहोम आपके लिए, क्या है? गुप्त कराल को आप रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बुर्जहोम से हमें क्या मिला? गर्तावास और मानव के साथ दफनाया गया कुत्ता, ठीक है ना। तो युगल समाधान पूछा जाएगा तो कहाँ से मिला? बुर्जहोम से। युगल ये तो है एक प्रकार से युगल, ठीक है ना, जोड़ा। अब सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण हमें मिले कहाँ से मिले? नवपाषाण काल से। कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ से प्राप्त हुई? नवपाषाण काल में कहाँ से? तो पाकिस्तान में जगह पड़ती है मेहरगढ़। कौन सी जगह है? मेहरगढ़। जो पाकिस्तान भाई सबसे पहले कृषि की खोज यहाँ पे हुई थी, प्रथम साक्ष्य मिल रहे हैं। आज पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ठीक है ना। आज पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हैं, है ना। तो मेहरगढ़ में कृषि के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें, कहाँ से? पाकिस्तान। कृषि। और यहाँ से कौन से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए? एक गेहूं और जौ। गेहूं प्लस जौ। हालांकि जौ ये ईरान में पाया गया था, ठीक है। अब पुस्तकों में मेहरगढ़ लिखा हो तो चलो वनडे एग्जाम तक ठीक है ये, ठीक है ना। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? और नवपाषाण कालीन है ये, ठीक है। बुर्जहोम से क्या प्राप्त हुआ है? गर्तावास और मानव के साथ दफनाया गया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? आज पहला दिन है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा साहब, ठीक है। तो बुर्जहोम, ठीक है। अब नवपाषाण कालीन यूपी में कुछ जगह मिली हमें।
बर्तन की जो पहली बार, अब देखो भाई, इंसान ने कृषि करना शुरू किया, अब कृषि जो फसल का उत्पादन किया उसको रखने के लिए बर्तन भी चाहिए होंगे। तो बर्तनों के जो पहली बार साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? नवपाषाण काल से। कहाँ से मिले? तो चौपानी मांडू एक जगह पड़ती है, क्या पड़ती है? चौपानी मांडू एक जगह का नाम है, छाबड़ू नहीं है ये, ठीक है ना। चौपानी मांडू यूपी में एक स्थान है, ठीक है। चौपानी, यहाँ से सबसे पहले बर्तन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुई। बर्तन, मृद भांड कह सकते हैं या बर्तन, ठीक है ना। बर्तनों के जो पहली बार साक्ष्य मिले कहाँ से मिले? पाषाणकालीन, चौपानी मांडू से। समझ रहे हो आप बात? ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? नवपाषाण काल। मेहरगढ़ भी ठीक है, नवपाषाण काल। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये मेहरगढ़ में जो कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे 7000 BC पहले, मतलब पहले होता है जीरो से पहले की बात है, 7000 वर्ष पहले, और ठीक है ना। तो 7000 BC में हमें प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ में साक्ष्य कि यहाँ पे सबसे पहले कृषि हुई थी। लेकिन बाद में जब और अनुसंधान हुआ, खोज और हुई, तो बाद में एक जगह पड़ती है यूपी में, लहुरा देव। अगर पेपर में आ गया भाई कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए और लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तब तो मेहरगढ़ ठीक है आंसर। लेकिन जब मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों हैं, तो यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए ये 8000 वर्ष पहले हो गए थे, 8000 BC में, 1000 साल पहले यहाँ पे खोज हो गई थी, ठीक है ना। तो लहुरा देव में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें। किसके साक्ष्य? चावल ना भी लिखो तो कृषि के पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? लहुरा देव। ये भी यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर करेंगे? ठीक है। यूपी में एक जगह और है, कोल्डी हवा। क्या है? कोल्डी हवा। यहाँ से पहली बार चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? कोल्डी हवा। ठीक है भैया। कहाँ से प्राप्त हुए रतुड़ी जी? कोल्डी हवा से। ठीक है, चावल के साक्ष्य पहली बार प्राप्त हुई कहाँ से? कोल्डी हवा से। ठीक है। क्या चीज़? लहुरा देव से कृषि के पहली बार साक्ष्य मिले हैं, चावल की यहाँ से मिले, कोल्डी हवा से। समझ रहे हो आप? प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले चावल के? कोल्डी हवा। और कृषि के पहली साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लहुरा देव। अगर लहुरा देव नहीं है तब मेहरगढ़ है। समझ रहे हो बात को? गेरुए रंग के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यूपी में ही एक और जगह है, हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर। गेरुए रंग के मृदभांड थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर में होते हैं, ठीक है ना, भूरे कलर। गेरुए मृदभांड, गेरुए रंग के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हस्तिनापुर, यूपी से। तो ये सारे जो साक्ष्य हैं कहाँ के हैं? नवपाषाण कालीन है। किस काल के हैं? नवपाषाण कालीन। समझ रहे हो जी? ठीक है। अब लगा सकते। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, मनुष्य के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, मानव के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, ये मिलते हैं अफ्रीका से। कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका। ठीक है ना। लेकिन सभ्यता का जो विकास हुआ है, सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसीलिए यहाँ पे अधिकांश चीज़ों की शुरुआत यहीं से हुई है। ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं, सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। ये प्रश्न, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है ना। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद हो गई भाई साहब? कुछ हो ही रही, तब से चिल्ला रहा हूँ तो हो ही गई होंगी। नहीं, कई बार बोल दिया कृषि का ये कब से मिला है ना, तो अब तो होना चाहिए भाई। तो पुरापाषाण काल में एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, एक तो चित्रकला के साक्ष्य हमें प्राप्त हुई भीमबेटका से, दूसरा आग की खोज हुई। ये चीज़ें याद रख लो बस, बाकी कहानी थी थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था। ठीक है।
दूसरा मध्य पाषाण काल में क्या कहते हैं इसको, दूसरा नाम क्या था, माइक्रोलिथ। छोटे छोटे औजार बन रहे थे इस टाइम पे, ठीक है। तो इस काल में पशुपालन के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और कहाँ से, आदमगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए, आदमगढ़, एमपी से, ठीक है ना। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत यहाँ से हुई। पालतू पशु पहला कौन था, कुत्ता। अच्छा, बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुए, गर्तावास, और मानव के साथ अपनाया गया कुत्ता, ठीक है। कृषि के पहले साक्ष्य नवपाषाण काल से हुए, और किस स्थल से, अगर नहीं होगा मेहरगढ़ ऑप्शन में तो लहुरादेव। और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोल्डियावा से प्राप्त हुए, ठीक है ना। कोल्डियावा, ठीक है ठीक है। अफ्रीका से मानव की उत्पत्ति वहीं हुई, अफ्रीका महाद्वीप में। ये लो पानी लीजिए सर, पानी चाहिए ना आपको। नहीं, सभ्यता यहाँ एशिया महाद्वीप, दूसरा नहीं है भाई। नियमित तो यहीं से हो गए ना भाई साहब, नवपाषाण काल में पढ़ रहे हैं ना, तो इधर ही हुआ ये। स्थायी जीवन की शुरुआत कब हुई मनुष्य की, तो नवपाषाण काल से। स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कब किया, नवपाषाण काल से। ये लिखा नहीं आपने नवपाषाण काल में कि स्थायी जीवन की शुरुआत कब से हुई, तो नवपाषाण काल से हुई थी, ठीक है। कौन सी भूभाग से शुरू हुई होगी सर? हाँ जी, कौन से जगह से शुरू हुई, मतलब क्या चीज़, स्थायी जीवन। स्थायी जीवन, तो स्थायी जीवन हम ऐसा प्रॉपर तो नहीं कह सकते कि जैसे जहाँ से कृषि के हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, मेहरगढ़, इन क्षेत्रों से ही कहीं ना कहीं स्थायी जीवन की शुरुआत हुई होगी, ठीक है ना। अब भाई कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास पुरातात्विक चीज़ें हैं उनको संरक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तभी हम अपने इतिहास के बारे में जान पाएंगे, समझ रहे हो। तो विश्व में, सारे विश्व में जितने भी पुरातात्विक चीज़ें हैं उनको संरक्षित करने के लिए विश्व में एक संगठन बनाया गया, या एक विभाग जैसे भारत में है, तो वैसे विश्व में भी बनाया गया है पुरातात्विक चीज़ों को संरक्षित करने के लिए। तो विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। कभी भी तुम्हारे पास विश्व संग्रहालय या विश्व पुरातत्व संग्रहालय कह सकते हैं इसे, संग्रहालय, ठीक है ना। विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है किसी को मालूम? तो ये है भाई साहब कोपेनहेगन, हेगन, ठीक है ना। ये पड़ता है, कहाँ की राजधानी है ये, राजधानी है किसी कंट्री के। जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो सारे देश आपको याद होंगे, ठीक है ना। कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क। दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है ये देश, किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, ठीक है ना। कोपेनहेगन विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है, कोपेनहेगन। अब भारत में जो डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है ना। भारत में भी ऐसा एक संग्रहालय बनाया गया, और वो कहाँ पे है, भोपाल में। तो उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। जो भारत में पुरातात्विक चीज़ें हैं उनको संरक्षित करने के लिए क्या बनाया गया, विभाग समझो, संगठन समझो, तो कौन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, म्यूजियम बनाया गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ पे, ये भोपाल में है। हाँ, पहले इसका नाम मानव संग्रहालय था केवल, बाद में इंदिरा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है, किसकी राजधानी है ये, दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध देश है कौन, डेनमार्क। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो इनका उद्देश्य क्या है,
पुरातात्विक जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई है उनको संरक्षित करने के लिए। ठीक है, अब जो शॉर्ट नोट्स हैं लास्ट के उनको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे सीधा। ठीक है ना, पाषाण काल। सबसे पहले इतिहास का जनक कौन था? थोड़ा रिवीजन है लास्ट का, ठीक है ना। हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है? जनक। ठीक है, अब हमने जो पाषाण काल पढ़ा था, पाषाण काल में भी हमने 3 एरा पढ़े थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। जो सिर्फ वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो होंगे इसमें आप, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में चित्रकला के पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से हुए हैं। दूसरा, आग की खोज हुई। यहाँ पे किस चीज़ की खोज हुई? वन डे एग्जाम के सिर्फ 2 क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य के प्रथम साक्ष्य, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई है? 2 क्वेश्चन। और साथ साथ इसको साथ में क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ, ठीक है ना, छोटे छोटे औजारों के कारण इसे कहते हैं। नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, नियमित पशुपालन, नियमित पशुपालन और प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था, ठीक है ना। स्थायी जीवन, साथ ही साथ यहाँ से पहिए की खोज भी हुई, पहिए की खोज, ठीक है ना। पहिए की खोज, जब भाई कृषि करेंगे तो इन्हें आवश्यकता हुई कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार हेतु या, ठीक है, अपने लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाना, तो पहिए की जरूरत इन्हें शायद पड़ी होगी, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण। तो बस इतने क्वेश्चन थे भाई साहब पाषाण काल में आपके। अब जितने भी तुम वो किताब खोलेंगे लूसेंट, तो उसमें सारे क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है ना, एकदम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उसमें बाहर नहीं होगा इससे, ठीक है। भारत में पुरातत्व के जनक कौन है? कनिंघम। उत्तराखंड में कौन है? हैंडवुड, ठीक है ना। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक कौन है? हैंडवुड। कहीं पे नोट कर लो, आएगा उत्तराखंड तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। हैंडवुड, वुड, हाँ मैं लिख देता हूँ, हैंडवुड, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861। ये लिख चुके हैं हम पहले, है ना, 61 में कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 में। भारत में पाषाणकालीन जो अनुसंधान किया गया सबसे पहले किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट, 1863। समझ रहे हो बात को? तो इतनी सी कहानी थी, है ना। बाकी कैसे इनका जीवन था, भौगोलिक विस्तार, उपकरण सब पढ़ जी, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है साहब। हाँ जी, 61 में तो स्थापना की गई इस विभाग की, लेकिन खोज कब की गई? 63 में। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। मानव के पहली बार जो कंकाल प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए? पल्लावरम से। कहाँ पड़ता है ये? हाँ जी, वो तो पता नहीं सर, लिपि वाले तो नहीं, ठीक है। तो अनुसंधान का काम किसने? अंग्रेजों ने किया सबसे पहले। हड़प्पा में भी पढ़ेंगे, तब उसकी भी अंग्रेज करेंगे काम, ठीक है ना। चार्ल्स मेसन पढ़ेंगे हम उसमें, जॉन मार्शल पढ़ेंगे, बाद में दयाराम साहनी जी आ जाते हैं, तो ठीक है 1921 में। तो कल चलेगा भाई हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इतिहास में आने के लिए। कल से है तुम्हारा सिलेबस, वैसे ओरिजिनल जो सिलेबस है वो कल से, ये इतिहास की शुरुआत थी एक, ठीक है ना। तो हाँ, कल से समय पे आएंगे वैसे भी। नहीं आप पे नहीं, ठीक है, सभी लोग थोड़े समय पे आएंगे कल से, ठीक है। तो आज यहीं पर कर दें स्टॉप, तो कर दो साहब से क्लोज।